हेलो फ्रेंड्स, ये मेरी वीडियो का सेकंड पार्ट है जिसमें मैं लेह से मनाली तक का रूट आपको दिखाऊंगा। ये शांति स्तूप है जहाँ पर हम लोगों ने एक दिन लेह में स्टे किया था, तो वहाँ पर विज़िट किया था। यहाँ से आप देख सकते हैं लेह सिटी का नज़ारा। काफ़ी ग्रीनरी नज़र आ रही है, लेकिन ये ग्रीनरी केवल लेह सिटी तक ही सीमित है। लेह सिटी से बाहर काफ़ी कह सकते हैं रेगिस्तान सॉर्ट ऑफ पहाड़ हैं, इनमें हरियाली ना के बराबर है। हम लोगों ने लेह में एक दिन स्टे करके उसके बाद डिस्किड मोनेस्ट्री चले गए थे, जहाँ खारदुंगला पास क्रॉस किया, फिर हुंडर घूमने गए। उसके बाद हम लोग वापस आ गए लेह से। फिर हमने मनाली का रोड पकड़ा, जो रोड काफ़ी शानदार माना जाता है। अगर आपको वंस इन ए लाइफ टाइम कुछ अच्छा देखना है तो एक बार ये यात्रा बाय रोड कीजिए, क्योंकि आप जहाज़ से तो आसानी से जा सकते हैं लेह में, तो 2 घंटे की फ़्लाइट है, लेकिन जो रियल हिमालयन ब्यूटी है वो आपको केवल रोड से ही पता चलेगी। क्योंकि रोड से आपको क्या खूबसूरती है वो पता चलती है। हवाई जहाज़ से तो केवल एक ऊपर से ग्लिम्स आती है और कुछ भी नीचे दिखाई नहीं देता। ये खारदुंगला पास का रोड बन रहा था उस टाइम पर, तो काफ़ी धूल भरी सड़क थी, लेकिन अब तो बन गया है ये रोड। ये हम लोग खारदुंगला क्रॉस कर रहे हैं। मैंने फास्ट फॉरवर्ड से कर दिया, अदरवाइज गाड़ी हम काफ़ी स्लो चला रहे थे वहाँ पर। जैसा कि आप देख रहे हैं, काफ़ी टूरिस्ट और टू व्हीलर्स और मोटर बाइकर्स ये प्रेफर करते हैं रोड्स, क्योंकि यहाँ की सीनिक ब्यूटी है, उससे गजब का नज़ारा आता है। लेह टू मनाली एक यूनिक एक्सपीरियंस है, और आपको इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा कि हाई एल्टीट्यूड की वजह से अगर आप हार्ट पेशेंट है तो आपको दिक्कत आ सकती है। तो अगर आपका वेट ज़्यादा है या थोड़ी सी भी अनहेल्दी है तो ब्लड पतला करने की टैबलेट ज़रूर खाइए, और 1-2 दिन लेह में स्टे कीजिए, ताकि हाई एल्टीट्यूड से आप रूबरू मतलब एडजस्ट कर सकें, और उसके बाद आप लेह घूम सकते हैं आसानी से। अदरवाइज होता क्या, आप जब फ़्लाइट से आते हैं मैदानी इलाकों से तो एकदम लेह में हाई एल्टीट्यूड पर आकर लोगों को दिक्कत शुरू हो जाती है, लीजन क्रिएट होता है, क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम है। लेकिन अब जब आप वाई रोड आते हैं तो धीरे धीरे आपकी बॉडी एडजस्ट होते हुए चली जाती है, जिससे कि आप लेह में जाकर इतना ज़्यादा दिक्कत में फील नहीं करते अपने आप को। ये सारा रोड पूरा पथरीला है, और यहाँ पर आइस काफ़ी रहती है। जून के महीने में भी आप देख सकते हैं। अभी मेन जो रोड आएगी लेह टू मनाली, तब आप देखना बिल्कुल 12-12 फुट की आइस इधर और उधर दोनों साइड रहती है, जिसके बीच से निकलती है गाड़ी। ये लेह टू मनाली का रोड है। ये शुरू हुआ आइस का रास्ता, जहाँ से पूरे रास्ता आपको करीब बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ मिलेंगे और आइस भी मिलेगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, नज़ारा काफ़ी शानदार था। लेह में निकलने से पहले एक चीज़ ध्यान रखिए कि लेह से आप पेट्रोल और डीजल फुल टैंक करा कर चलिए। उसके अलावा भी एक आपको टैंक साथ में रखना पड़ेगा पेट्रोल और डीजल के लिए, क्योंकि हमने अपनी गाड़ी में पूरा फुल टैंक करा लिया था, जो 600 किलोमीटर रेंज शो कर रहा था। लेह से मनाली की दूरी 300 किलोमीटर, लेकिन पहाड़ी एरिया इतना ज़्यादा है कि वो 250 किलोमीटर पर ही हमारा रिजर्व लग गया था। तो हम बड़ी मुश्किल से लास्ट वाले पेट्रोल पंप पर पहुंच पाए, क्योंकि बीच रास्ते में कोई पेट्रोल पंप नहीं था। तो इस चीज़ का ख्याल रखिए कि पेट्रोल वगैरह का एक बैकअप प्लान ज़रूर होना चाहिए आपके पास। ये लेह से जाते हुए आपको पहाड़ों के बीच में से निकलना पड़ता है, जहाँ केवल आइस ही आइस है। जैसा कि आप देख रहे हैं, टूरिस्ट काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। आप ये देख रहे हैं आइस काली काली पड़ गई है, क्योंकि यहाँ से रेगुलर वे में ट्रक वगैरह निकलते हैं, तो उनका धुआं जब पड़ता है तो आइस ब्लैक हो जाती है। अदरवाइज जब इनिशियल होती है सीज़न की स्टार्टिंग, तो ये बिल्कुल सफ़ेद रहती है, और ये बर्फ़ भी 12 फुट के आसपास होती है, जो 6 फीट अभी दिख रही है आपको। यहाँ पर होता क्या है कि दिन में
आइस थोड़ी सी पिघल जाती है और सड़क पर आ जाती है और रात में वो जम जाती है, तो उस रोड भी काफ़ी स्लिपरी हो जाता है। तो थोड़ा सा कॉशन रखिए इस चीज़ का, गाड़ी स्लिप ना हो। ब्लैक आइस कभी कभी दिक्कत का कारण बन जाती है, जिससे गाड़ी स्लिप होके खाई में जा सकती है। बाकी रोड काफ़ी शानदार बनाए हुए हैं वीआरओ ने। सच थोड़ी थोड़ी दूरी पर ही आपको ऐसा रोड मिलेगा जहाँ पर आइस से पानी आ रहा है, वही रोड टूटा हुआ मिलेगा। तो भाई रोड काफ़ी अच्छी क्वालिटी के मेंटेन किए हुए हैं वीआरओ ने। तो पूरा रोड का नज़ारा और माहौल ऐसा था कि वहाँ से निकलते हुए एक अलग ही स्वर्ग का एहसास हुआ, जैसे मानो जन्नत में आ गए हों। ये जो आपको सुंदरता दिख रही है फ़ोन में, इससे करीब 90% ज़्यादा सुंदरता आंखों से देखने पे पता चलती है। तो अगर आपको इधर आना है तो एक एक्सपीरियंस तो लाइफ में ज़रूर लेना चाहिए। ये हमारी गाड़ी निकलती हुई पहाड़ों के बीच से। आबादी के नाम पर 300 किलोमीटर के एरिया में कुछ भी नहीं है, केवल आर्मी के अपने कैंप बना रखे हैं। बाकी आपको कहीं भी कोई सिटी नहीं मिलेगी मेजर। लेह टू मनाली के बीच में एक आर्मी का कैंप है। बाकी पूरी रास्ता सुनसान है, तो अगर गाड़ी वगैरह ख़राब हो जाती है तो भी बहुत परेशानी का सबब बन जाता है। तो हर तरीके से गाड़ी की जांच करा के ही इस रोड पर जाया जाए, सो दैट, क्योंकि हमने एक गाड़ी देखी थी वो खड़ी ख़राब हुई थी तो उसे छोड़ के ही चले गए थे सैलान, फिर वापस कभी आके सही कराई होगी वो। जैसा कि आप देख रहे हैं आसपास ना कोई दुकान ना कुछ, बस केवल टूरिस्ट ही इधर से उधर मूव कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर इतना ज़्यादा नीचे चला जाता है कि कोई सर्वाइव ही नहीं कर सकता यहाँ रहने के लिए। इसलिए केवल दिन में ही ट्रैवलिंग होती है। ये आप देख सकते हैं जून के महीने में इतनी आइस यहाँ पर अभी भी है। बाकी अगर एक चीज़ और कर सकते हैं, अगर आप इतना लंबा रूट ना पकड़ना चाहें तो आप जैसे मनाली आते हैं तो मनाली से आप 1 डे का रोहतांग पास के थ्रू होते हुए इस रूट को कैप्चर कर सकते हैं। तो 1 डे में विद इन सेम डे आप वापस आ सकते हैं 100 किलोमीटर जाकर। आपको टोटल आइस ही आइस मिलेगी वहाँ पर, क्योंकि वो एरिया टोटल आइस से भरा हुआ है। मनाली टू लेह वाला जो रास्ता, अगर आप श्रीनगर से लेह या डायरेक्ट लेह नहीं आ सकते तो मनाली टू लेह ना पहुंचा जाए, बल्कि उससे पहले ही 200 किलोमीटर जाके वापस आ सकते हैं। तो काफ़ी आपको ये सीनिक ब्यूटी मिल जाएगी देखने में। बाकी मैंने ये देखा वहाँ पर धूल इतनी उड़ती है, जो लोकल ड्राइवर हैं वो अधिकतर मास्क पहन के ही चलाते हैं अगर गाड़ी का शीशा ना लगा हो। तो ये दिक्कत तो है वहाँ पर धूल की, बहुत ज़्यादा धूल उड़ती है लेह लद्दाख में, क्योंकि ये रेगिस्तान है, एक सूखा रेगिस्तान, यहाँ पर बर्फ़ है रेगिस्तान में। ये एकदम से पहाड़ों की चोटियों पर चल रहे हैं, आप ये समझ लीजिए ये टॉप ऑफ दी माउंटेन्स है जो जिसमें से रोड जा रहा है। ये सब चोटियों पर मौजूद आइस है। जैसे कि पहाड़ की चोटी पर आइस रहती है, तो ये सारे चोटियों के ऊपर हम चल रहे हैं, ताकि आइस उस एल्टीट्यूड की वजह से आइस बरकरार रहती है यहाँ पर, क्योंकि ऊंचाई बहुत ज़्यादा है इस रोड की। इधर काफ़ी सारे लोग अपनी कैंपिंग वगैरह भी करते हैं, जो ग्रुप वगैरह चलते हैं बुलेट से, और 100 और 150 के आसपास जो स्ट्रेंथ रहती है उनकी, वो लोग क्या करते हैं बीच में ही काफ़ी जगह आती हैं जहाँ पर इनकी कैंपिंग लग जाती है। केवल समर वैकेशन तक ही रखते हैं अपनी कैंपिंग,
जो लोग दिल्ली वगैरह से आते हैं ग्रुप से, दिल्ली से, तो वो लोग वहाँ पर कैंपों में रहते हैं। बाकी लोकल ऐसा होम स्टे वगैरह नहीं मिलते पूरे रास्ते में, क्योंकि सारा रास्ता बियाबान सुनसान ही है। कभी कभी एक दो मैगी पॉइंट मिल जाए तो अलग बात है, अदरवाइज पूरा रोड आपको ऐसे ही दिखेगा, शानदार नज़ारे दिखेंगे। पर आबादी के नाम पर केवल टूरिस्टों की गाड़ियाँ ही दिखती हैं। यहाँ से ये क्या करते हैं, जैसे ही हम लोग वहाँ से पास लेते हैं तो ये द्रास पर एंट्री कर लेते हैं। कितने टूरिस्ट लेह की साइड जा रहे हैं। जो लोग मनाली से होते हुए आते हैं तो मनाली के टाइम पे एग्जिट मार्क होता है कि जो लोग लेह से गए थे, द्रास से जिन्होंने एंट्री की, वो मनाली की साइड से बाहर आ गए। तो ये सेफ़ हो जाता है कि ये लोग गए थे वो वापस आ चुके हैं लेह सिटी से होते हुए। अगर कुछ है मिस हैपनिंग हो जाती है एक हफ्ते तक, अगर लोग नहीं निकलते या कुछ ज़्यादा टाइम तक, तो फिर सर्च की जाती है कि ये बंदे कहीं रह तो नहीं गए या कुछ उनके साथ हो तो नहीं गया। तो ये सारी प्रिकॉशन पुलिस वाले भी रखते हैं वहाँ पर, अथॉरिटी लोकल। बाकी ये रोड इसलिए ख़राब है दोस्तों क्योंकि यहाँ रेगुलर आइस से पिघलती रहती है, तो काफ़ी बर्फ़ रहती है यहाँ पर। तो रोड बना भी देते हैं तो जैसे हैवी व्हीकल्स चलते हैं और ट्रक वगैरह चलते हैं तो ये रोड को काफ़ी डैमेज कर जाते हैं। तो बीआरओ का प्रयास रहता है कि रोड सही रहे, लेकिन यहाँ पर टोटल आइस निकल रही है। देखिए आप, ये रोड के बीआरओ के वाहन हैं जो कंस्ट्रक्शन में हमेशा लगे ही रहते हैं। तो वैसे तो रोड शानदार है, लेकिन जो इलाके जहाँ से रेगुलर वाटर निकलता है वो रोड मेंटेन नहीं रह पाते, वहाँ थोड़ा सा आपको गड्ढे वगैरह मिलेंगे। अदरवाइज रोड की कंडीशंस पूरी बहुत ही हाई क्वालिटी की हुई है। यहाँ पर अपनी आर्मी के जवान हमेशा तैनात रहते हैं। वो हम तो केवल 1 वीक के लिए गए थे, लेकिन जो रेगुलर पोस्टेड रहते हैं आर्मी के जवान, वो वाकई में परेशान हो जाते हैं यहाँ पर। क्योंकि एक आर्मी के जवान से बात हुई थी तो वो हमारी साइड का ही था, तो कह रहा था कहाँ आ गए आप, हम तो वैसे परेशान रहते हैं। तो पर हमारा पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अलग था। हम सोच रहे थे ये जन्नत में आ गए, लेकिन जन्नत में अगर आप रोज़ रहोगे तो वो लोग ज़्यादा परेशान हो जाते हैं इस हाई एल्टीट्यूड और सुनसान रोड से। ये वाला रोड है जो आपको दिखेगा आसपास कुछ नहीं, केवल मैदान और बिल्कुल सीधा रोड है। यहाँ पर इतनी तेज़ ठंडी हवा चलती है कि दिल खुश हो जाए, ऐसा एटमॉस्फेयर रहता है यहाँ पर। ग्रीनरी एट इज़ बेस्ट। और लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है, जो बसेस चलती हैं लेह टू मनाली, तो टॉयलेट्स वगैरह की दिक्कत के लिए लेडीज़ के लिए बड़ी दिक्कत है इधर। इस रोड पर चलने का भी अलग ही मज़ा है। ये बिल्कुल सीधा सीधा रोड है। ये ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन्स, एक वैली सॉर्ट ऑफ कह सकते हैं आप। ये पहाड़ों की चोटी पे एक प्लेन एरिया है पूरा। यहाँ से आगे जाते जाते हम लोग ढलान पर आते जाएंगे, जैसे जैसे हम लोग क्रॉस करते जाएंगे नीचे आते जाएंगे और हरियाली बढ़ती जाएगी। अभी आप देख रहे हैं पहाड़ों पे बिल्कुल हरियाली नहीं है, क्योंकि ये लेह लद्दाख के पहाड़ हैं। यहाँ पर इतने हाई एल्टीट्यूड में कुछ भी उगता नहीं है, पेड़ वगैरह भी नहीं रहते, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड रहती है। लेकिन यहाँ हमने देखा बकरी वाले मिल जाते हैं, जो बकरी वगैरह हैं चराने के लिए, वो ज़रूर मिल दिखते रहते हैं बीच बीच में। अब इसका ही देखिए, ऐसा लग रहा है बादल बिल्कुल साथ साथ ही चल रहे हैं। यहाँ हम लोगों ने रुक के थोड़ा सा मौसम का आनंद लिया। जैसा कि आप देख रहे हैं आसपास का नज़ारा, ये बिल्कुल चोटी पर रोड बना हुआ है। ये हमारी गाड़ी है, ये मेरा फ्रेंड अनंतेश, ये महेंद्र, रॉयल काइस्ट, दिस इज द नेम ऑफ आवर कार। जैसा कि आप देख रहे हैं दूर दूर तक कोई हरियाली नहीं है पहाड़ों पर, केवल घास ही घास है। यहाँ पर केवल बकरियाँ मिलती हैं।
घास अब ये थोड़े जैसे जैसे हम नीचे आते जा रहे हैं थोड़ी सी ग्रीनरी आती जा रही है पहाड़ों पर, वो आइस के साथ। जैसे जैसे हम लोग मनाली की साइड उतरते जाएंगे वैसे वैसे खूबसूरती बढ़ती चली जाती है पहाड़ों की, और हरियाली भी आने शुरू हो जाएगी। ये इलाका बिल्कुल कट जाता है, जैसे स्पीति से इधर की साइड का एरिया है लेह का, ये जब आइस पड़ती है तो ये इलाका पूरी तरह से बंद हो जाता है। हालांकि अटल टनल बनाने का पर्पज़ ये था कि ये इलाका पूरी तरह से जुड़ा रहे रेस्ट ऑफ द इंडिया से, लेकिन अटल टनल बनने के बावजूद भी बर्फ़ इतनी ज़्यादा गिर जाती है कि अटल टनल के बाद आवाजाही बिल्कुल ठप हो जाती है 2-3 महीनों के लिए। ये आपको इलाका दिख रहा है, ये मिनी पेंगोंग सॉर्ट ऑफ एक लेक बन जाती है रोड के किनारे जो बर्फ़ पिघल के आई है। हम लोगों ने यहाँ पर थोड़ा सा टाइम पास किया। ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर लेक है, छोटी छोटी सी इस रोड के साइड लेक बनी हुई है। जो आइस पिघलती है तो उसी की एक लेक हल्की सी बनती चली जाती है। उस लेक को विदा करके हम लोग फिर निकल लिए अपनी राह पर। अब नीचे आते जा रहे हैं तो ये नदियाँ चल रही हैं हमारे साथ साथ। ये मनाली की रास्ता है, यहाँ से होते हुए स्पीति होते हुए मनाली पहुँचेंगे। उस टाइम पर अटल टनल नहीं बनी थी तो मैं आपको रोहतांग पास से रूबरू कराऊंगा। रोहतांग पास बहुत ही खतरनाक पास था उस टाइम पर, जो एक हफ्ते में केवल 3-4 दिन ही खुलता था और मेंटेनेंस के लिए एक दिन बंद ही रखते थे उसे। उस पर गिनी चुनी एंट्रियाँ अलाउड थी उस टाइम पर, जो एंट्री लेके जाते थे लिमिटेड लोगों को एक्सेस दी जाती थी जो मनाली से आते थे। लेकिन हम लोग चूँकि इधर से आते हैं लेह से, तो उस टाइम पर हमारे लिए कोई रोक नहीं थी, तो हमें एग्जिट करने के लिए कोई रोका नहीं गया। आप देख रहे हैं रोड कितने शानदार बनाए हुए हैं, बीआरओ ने मेहनत करके पहाड़ काट काट कर बनाए हुए हैं, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम से डेवलप किया हुआ है। ये शुरू हुआ रोहतांग पास का रास्ता। अब आप देख रहे हैं दोस्तों ऊपर की साइड चढ़ाई हम चढ़ रहे हैं, और ऐसा लग रहा है सीधे बादलों में ही आ गए हम। ऊपर जाके ऑन टॉप तो बिल्कुल ऐसे ही बादलों के बीच में ही पहुंच जाते हैं, वहाँ बरसात पानी गिरने लग जाता है गाड़ी पर। ये रोहतांग पास के लिए चढ़ाई है, जो कि टॉप ऑफ दी टेबल ही समझ लीजिए आप, बिल्कुल माउंटेन से ऊपर जाके फिर नीचे आते हैं। ये अब हल्की हल्की बरसात आना शुरू हो चुकी है। ये रोहतांग पास है, क्योंकि अब अटल टनल बन गई है तो मेरा आइडिया नहीं है, मेरे ख्याल से तो अब बंद ही कर दिया है। अब रोहतांग पास की ज़रूरत ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि इसकी मेंटेनेंस बहुत आई थी। लेकिन ये हम पहले जा चुके हैं तो हमें रोहतांग पास तो जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था उस टाइम पर। ये देखिए बादलों के बीच आ गई गाड़ी अपनी। यहाँ बीच बीच में झरने आ जाते हैं, जहाँ से बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी आता है तो रोड एकदम गायब हो जाता है। उस टाइम पर होता क्या है कि जो टू व्हीलर से लोग आते जाते हैं उनको बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि पानी इतना ज़्यादा होता है कि वो कोई बाइक स्लिप हो जाती है तो पानी में गिर जाती है, तो और नहीं तो ठंडे पानी से उनके पैरों में ठंडा पानी चला जाता है। तो आप देख सकते हैं पानी इतना ज़्यादा ठंडा होता है कि उन्हें दिक्कत हो जाती है उससे। ये ऊपर से झरने आते हुए देखिए, जैसा कि मैंने कहा था, ये झरने की वजह से पूरा रोड गायब हो गया। पानी इतना ज़्यादा है कि टू व्हीलर्स को भी निकलने में थोड़ी परेशानी हो रही है। वैसे तो रोड बहुत शानदार बना हुआ है, लेकिन कुछ कुछ इलाके हैं रेगुलर वे में झरने की तरह पानी बहता है, तो वहाँ रोड ख़त्म हो जाता है और वहाँ से निकालना धीरे धीरे, जैसे आप देख रहे हैं सामने एक बाइक आ रही है, तो बड़ा टफ हो जाता है टू व्हीलर्स वाले ग्रुप को निकालना। इसके बाद हम लोग क्रॉस करके और ऊपर चले गए, तो ये देखिए नज़ारा सीधे बादलों में ऐसे निकलता था रोहतांग पास। हमारी गाड़ी के शीशे पर पूरी बूंदाबांदी आ चुकी है और एक अलग ही माहौल बना हुआ है। रोहतांग पास के ऊपर जाके थोड़ा सा स्टे करने का
मन हो तो आप थोड़ा सा रुक के वहाँ टाइम व्यतीत कर सकते हैं, जितना आपको कंफर्टेबल लगे। उसके बाद आप वहाँ से नीचे उतर जाते हैं। ये देखिए, बारिश का मौसम नहीं था, लेकिन ऊपर जाकर बारिश, बादलों का पानी हमारी गाड़ी पे और सब जगह आने लगा और एकदम से ठंडक हो गई पूरी। ये हम लोगों ने अपनी गाड़ी रोक के थोड़ा सा बाहर के एंजॉय को, मौसम को एंजॉय के लिए गाड़ी रोकी और काफ़ी अच्छा लग रहा था मौसम। उसके बाद हम लोग चल दिए और आगे। ये देखिए दोस्तों, नज़ारा, जितनी खूबसूरती आपको दिख रही है, जब आप रियल में वहाँ होंगे वो नज़ारा होगा देखने लायक। यहाँ तो मैं समझता हूँ कुछ भी नहीं आया है मोबाइल में जो रिकॉर्ड किया है, वो केवल 5 या 10% ही ब्यूटी कैप्चर हो पाती है, क्योंकि ये वो फील ही ख़त्म हो जाती है मोबाइल में कैप्चर करने के बाद, जो वहाँ बैठ कर आ रही होती है। लेकिन आप जब भी पहाड़ी इलाकों पे जाएं तो एक बात का ध्यान रखिए कि जून से पहले रिटर्न कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही जून और 15 जून क्रॉस होता है, सारे पहाड़ों पर बारिश शुरू हो जाती है। और आज के टाइम पर बारिश इतनी ज़्यादा भयानक होती है कि आप रोज़ सुन ही रहे होंगे। अभी जितनी भी हम ट्रिप करके आए हैं, जून 15 जून तक मैक्सिमम वापस आ जाते हैं पहाड़ों से, क्योंकि बरसात का बहुत उनसे वो हो जाता। देखिए यहाँ पानी ऊपर से आया तो रोड बिल्कुल गायब ही हो गई है यहाँ पर। तो हम लोग पानी के बीच से, ऐसा लग रहा है तालाब में से निकल रहे हैं, लेकिन ये तालाब नहीं है दोस्तों, ये पानी है जो ऊपर से बहकर आता है, जो थोड़ा सा रोड वोड सब गायब करके थोड़ी सी दिक्कत का विषय तो है। ये जो टू व्हीलर से राइडर आते हैं उनको बड़ी दिक्कत होती है इसको क्रॉस करने में। कार से तो इतना ज़्यादा हमको रियलाइज़ नहीं हुआ, लेकिन उन लोगों के लिए दिक्कत तो है ही है जो बाइक से सफ़र करते हैं लेह लद्दाख का। दोस्तों, बाइक से सफ़र ना करके आप कार ले लीजिए, और लेह में गाड़ियाँ मिलती हैं बाइक टू व्हीलर। अगर आपको एंजॉय करना है तो आप 1 दिन 2 दिन के लिए वहाँ पर गाड़ी लेके एंजॉय कर सकते हैं। बाकी पूरी यात्रा बाइक से करना एक चैलेंजिंग टास्क है, और यदि आपकी एज 30+ है तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है बाइक से ट्रैवल करना, क्योंकि इतना ऊपर नीचे रास्ता है कि आपकी जो रीढ़ की हड्डी है उसको दिक्कत होना शुरू हो ही जाती है। अभी आप देख रहे हैं रोड वैसे तो सही है, लेकिन बीच बीच में काफ़ी उबड़ खाबड़ रोड आ जाता है, जिससे कि टू व्हीलर के सस्पेंशन इसे नहीं झेल पाते। कार में तो इतना ज़्यादा रिलाइज नहीं होता, टू व्हीलर्स के लिए ये बड़ा मुश्किल है। जब वो रास्ता सही हो गया तो ये सही रास्ता आ जाता है। ये रोहतांग पास से निकलते हुए हमें काफ़ी आइस दिखी यहाँ पर भी। नॉर्मली या टॉप पर रहती है रोहतांग पास में आइस। बस हम नीचे की साइड जाने वाले हैं रोहतांग पास से। तो वहाँ से जैसे जाते हैं, मनाली की खूबसूरती वादियों की शुरू हो जाती है, और हरियाली एकदम से ऑन टॉप पहुँच जाती है। जैसे ही आप रोहतांग पास क्रॉस करोगे, नीचे आओगे, उतनी हरियाली धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी और ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ जाता है। जैसे ही आपको सफिशेंट ऑक्सीजन लेवल मिलना शुरू हो जाता है, तब आपके सेंसेस वापस आ जाते हैं और सारी दिक्कत ख़त्म हो जाती है। अदरवाइज़ होता क्या है, इल्यूजन क्रिएट ज़्यादा हो जाता है। जैसे ही आप हाई एल्टीट्यूड में चले जाते हैं तो एक सिर में भारी भारीपन भी रहता है, लेकिन जैसे ही आप मनाली पहुंचेंगे वो भारीपन चला जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन सफिशिएंट हो जाती है वहाँ। तो दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं ऑलमोस्ट रोहतांग पास से उतर कर।
ये ऊपर की साइड पूरा रोहतांग पास का नज़ारा है, काफ़ी ऊंचाई से होते हुए नीचे आते हैं। रोहतांग पास से जैसे ही हम लोग उतरे तब टनल का काम चल रहा था, अटल टनल का। नीचे उतर के हम लोगों ने थोड़े से स्नैक्स वगैरह लिए और वहाँ से हम लोग मनाली की ओर निकल गए। दोस्तों ये पूरा सफ़र था जो 2 दिन लगे हमें मनाली से, लेह से मनाली आने में, और बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा था हमारा। हम लोगों ने पेंगोंग लेक मिस कर दी क्योंकि वहाँ पर 1-1.5 दिन और हमारा एक्स्ट्रा चला गया था। हमारा 7 दिन का टूर था तो हमारा टाइम बहुत टाइट था, तो ज़्यादा हम लोग घूम नहीं सकते थे इस 7 दिन के टाइम में, क्योंकि एटलीस्ट आपको इन जगहों पर घूमने के लिए 15 दिन चाहिए होते हैं जब आप अच्छे से एक्सप्लोर कर पाते हैं। लेकिन क्योंकि बिजी लाइफ में हम लोग सब वर्किंग थे तो इतनी ज़्यादा हम लोग छुट्टियाँ अफोर्ड नहीं कर सकते, तो केवल 7 दिन का टूर लिया। नेक्स्ट टाइम कभी जाएंगे तो पेंगोंग लेक भी देख कर आएंगे, अदरवाइज मिनी पेंगोंग लेक तो हमने देख ही ली थी। तो ये दोस्तों रोहतांग से उतरने का नज़ारा, एकदम ढलान पर आ गए हम लोग, और नीचे उतर के एक रेस्टोरेंट मिला हमें जिसमें हम लोगों ने स्नैक्स वगैरह लिए और ऊपर रोहतांग की हसीन वादियों का लुत्फ़ उठाया। मौसम आप देख रहे हैं क्या गजब का हो रहा है मौसम। चलिए दोस्तों, यहाँ मेरे वीडियो का समापन होने वाला है। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं किसी और ब्लॉग में। जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।